अस्सलाम डी स्टूडेंट्स। हमने बायो का चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल लास्ट टाइम फिनिश किया था और आज हम बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में कुछ टर्म्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है व्हाट इज़ जीन। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिक यूनिट को हम जीन बोलते हैं, या फिर इनहेरिटेंस के बेसिक यूनिट को जीन बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिट करते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जीन को हम डिफाइन इस तरह भी करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस जो कि एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, उसको हम बोलते हैं जीन। जीन्स जो हैं ये डीएनए के पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि नाइट्रोजन बेसिस की फॉर्म में एक लीनियर ऑर्डर के अंदर कोड होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जीन्स। जब जीन्स पेरेंटल कम्बिनेशन में नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं तो फिर इनहेरिटेड सिमिलरिटीज जो होती हैं वो कंजर्व हो जाती हैं, लेकिन जब उन जीन्स के अंदर शफलिंग होती है या फिर म्यूटेशन आ जाती है तो उससे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन आती हैं। नेक्स्ट टर्म है लोकस। इसका जो प्लूरल है वो है लोकाई। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन है उसको हम बोलते हैं लोकस। नेक्स्ट टर्म है जंपिंग जीन्स। सब के सब जीन जो हैं वो अपने लोकाई के ऊपर सेटल नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, बल्कि उसी क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकाई या दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जंप करते रहते हैं। तो उन जीन्स को हम बोलते हैं जंपिंग जीन्स। ऐसे जीन जो कि अपने लोकेशन पे या अपने लोकाई पे सेटल नहीं होते, बल्कि वो उसी क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकाई या फिर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जंप करते रहते हैं, तो उन जीन्स को हम बोलते हैं जंपिंग जीन्स। नेक्स्ट टर्म है अलील। पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर को हम अलील बोलते हैं, या हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। इसको हम डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं कि डिफरेंट वर्जन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। इस फिगर के अंदर आप एक होमोलोगस क्रोमोसोम देख रहे हैं, उसका एक पेयर देख रहे हैं। एक जो क्रोमोसोम है वो मेल से इनहेरिट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पैटर्नल होमोलॉग, जबकि दूसरा क्रोमोसोम जो है वो फीमेल से इनहेरिट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मैटरनल होमोलॉग। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं लोकस, और हर अलील जो होता है जीन पेयर का वो सेम लोकस ऑक्यूपाई करता है ऑन इट्स रिस्पेक्टिव होमोलॉग। ये दोनों अलील्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये आपको 3 डिफरेंट जीन नज़र आ रहे हैं। ए जीन, उसके 2 अलील्स हैं, कैपिटल ए, ये सेम लोकस पे हैं और ये दोनों क्या है रिस्पेक्टिव होमोलॉग पे हैं। दूसरा जीन के जो 2 अलील्स हैं स्मॉल बी और स्मॉल बी हैं, और तीसरा जीन सी है, इसके एक अलील स्मॉल सी से डोनेट किया गया है और एक सी कैपिटल लेटर से डोनेट किया गया है। अगर तो दोनों अलील आप देख रहे हैं, एक के जो जीन के दोनों अलील जो हैं वो कैपिटल से डोनेट किए गए हैं, तो क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होमोजाइगस करते हैं अगर वो सिमिलर हों तो। क्योंकि ये कैपिटल लेटर से डोनेट किया गया तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। इसी तरह तो दूसरा जीन है, उसके जो 2 अलील हैं, बी जीन के 2 अलील स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये भी आइडेंटिकल हैं, तो इसके लिए भी टर्म हम यूज़ करते हैं होमोजाइगस। बिकॉज ये दोनों अलील्स जो बी और बी स्मॉल लेटर से डोनेट किए गए हैं, तो इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो है होमोजाइगस रिसेसिव। थर्ड जीन जो है वो है सी। इसका
एक अलील स्मॉल लेटर से डोनेट किया गया है और एक अलील कैपिटल लेटर से डोनेट किया गया है। ये दोनों आइडेंटिकल आपस में नहीं है बल्कि डिफरेंट हैं। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम हेटेरोज़ाइगस की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है फिनोटाइप। एक ट्रेट की अपीयरेंस को हम फिनोटाइप बोलते हैं। कोई भी ट्रेट है उसकी अपीयरेंस को हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है जीनोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल के एक पर्टिकुलर ट्रेट के जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक फ्लावर कलर जो है ये एक ट्रेट है और इसकी 2 फिनोटाइप्स हो सकते हैं जो कि रेड और वाइट। रेड और वाइट क्या हैं, इसकी फिनोटाइप हैं। और जो कैपिटल आर है ये जीनोटाइप है किसकी, रेड फ्लावर कलर की। और जो स्मॉल आर है ये जीनोटाइप है वाइट फ्लावर कलर की। नेक्स्ट टर्म है जीन पूल। एक गिवन टाइम में एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स या अलील पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं जीन पूल। यहाँ हम इसको डिफाइन इस तरह भी कर लेते हैं कि एक पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल्स के जो तमाम जीन्स होते हैं और फिर उन तमाम जीन्स के जो तमाम अलील्स होते हैं उसके सम को हम जीन पूल बोलते हैं। एक नेक्स्ट टर्म है पॉपुलेशन। एक ही स्पीशीज़ के जो इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है जो कि एग्जिस्ट टुगेदर इन बोथ टाइम एंड स्पेस उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक बीन बैग जिसके अंदर बीन्स हैं तो उस बीन बैग को हम लेते हैं एज अ जीन पूल और उसके अंदर जितने भी बीन्स हैं उसको हम लेते हैं अलील्स। एक जीन पूल के अंदर तमाम डिफरेंट ट्रेट्स के तमाम अलील्स भी मुश्तमिल हो सकते हैं या फिर एक ट्रेट के तमाम अलील्स भी हो सकते हैं। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एक सैम्पल पॉपुलेशन ऑफ 100 डिप्लॉयड प्लांट्स, सम हैव रेड फ्लावर्स एंड अदर हैव वाइट फ्लावर्स। जो 200 ऑल डिफरेंट अलील्स होंगे वो क्या होंगे, वो फ्लावर कलर के जो ट्रेट है वो उसका जीन पूल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल का रोल इन जेनेटिक्स। कोई आपसे पूछे कि जेनेटिक्स का फादर कौन है तो आपने यही नाम बताना है, ग्रेगर जोहान मेंडल। इसकी हम लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं। ये 1822 के अंदर इसकी पैदाइश हुई थी और इसकी डेथ 1884 के अंदर हुई थी। ये एक बेसिकली एक प्रीस्ट था, यानी एक पादरी था। इसने कौन से प्लांट के ऊपर काम किया, इसने गार्डन पी के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पायसम सैटिवम। इसने ये एक्सपेरिमेंट्स 11 ईयर्स के तक किए, 1854 से लेके 1865 तक। इन 1865 उसने अपना ये वर्क प्रेजेंट किया कौन सी सोसाइटी को, बर्न सोसाइटी को, ताकि उसका काम को पब्लिश किया जाए और उसका काम 1866 के अंदर पब्लिश हुआ। मेंडल का काम 34 ईयर्स तक निगलेक्ट किया जाता रहा और उसकी डेथ के 16 साल बाद यानी कि 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, कोरन, डी वेरीज और टस्टनी मैश ने उसके वर्क को इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया और उसके वर्क को तस्लीम किया। तो इस तरह मेंडल ने जो क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी वो 2 लॉज दे के। कौन कौन से उसने लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया था और वो उसने क्यों सिलेक्ट किया था, वो उसकी वजूहत ये थी जो क्योंकि पायसम सैटिवम कल्टीवेट करना आसान है और उसके गार्डन में इजीली ग्रो कर जाता था। फर्स्ट ये रीज़न थी। नेक्स्ट है पी फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन बाइसेक्सुअल फ्लावर। पी प्लांट जो है ये नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइज्ड है लेकिन इसको क्रॉस फर्टिलाइज भी किया जा सकता है।
और पी का जो जनरेशन टाइम था वो बहुत कम था, तो इसलिए जो मेंडल था एक शॉर्ट टाइम में बहुत सारी जनरेशन पी की गा सकता था या रेज कर सकता था। इसी तरह पी की डिफरेंट डिस्टिंक्ट ट्रेड्स थी। हर ट्रेड की टू अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जिनको हम बोलते हैं शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड या कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स। मेंडल ने उन ट्रेड्स को नाम दिया कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स का। मेंडल ने 7 इस तरह की ट्रेड्स पे काम किया। पहली ट्रेड थी सीड शेप, जो कि राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड भी हो सकती है। इसी तरह सीड कलर येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड भी हो सकती है और कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। पॉड कलर ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। फ्लावर कलर पर्पल भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। इस तरह फ्लावर की लोकेशन एक्सियल भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। इसी तरह प्लांट की साइज़ या प्लांट की हाइट टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट या डवार्फ भी हो सकती है। इट मीन्स कि मेंडल्स ने इन 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स पे काम किया था। मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया था जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। उसने इन पी प्लांट्स की 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स पे काम किया। वो कौन कौन सी थी? सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट साइज। मेंडल सिस्टमेटिक अप्रोच। मेंडल ने और ट्रू ब्रीड वैरायटी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल की। और ट्रू ब्रीड वैरायटी क्या होती है? एक ऐसी वैरायटी जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं आ ट्रू ब्रीड वैरायटी। एक ट्रू ब्रीड राउंड सीड प्लांट हमेशा राउंड सीड्स ही प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एक ट्रू ब्रीड रिंकल्ड सीड प्लांट हमेशा रिंकल्ड सीड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो मेंडल ने एक ही टाइम के ऊपर एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था और उसके रिजल्ट्स का न्यूमेरिकल रिकॉर्ड अपने पास रखा। उसने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को इस्तेमाल किया था एट अ टाइम और उसकी इजीली रिकग्नाइजेबल रेशियो हासिल की थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।